एमीन्स की हमने क्लासिफिकेशन, एमीन्स का नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट नंबर पे एमीन बनाने की जो विधियां थी, एमीन बनाने की विधियों में हम दो विधियों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। पहली हमने हाफमैन अभिक्रिया पढ़ी थी, और दूसरी हमने गैब्रिएल-थैलेमाइड अभिक्रिया पढ़ी थी। इन दोनों विधियों के द्वारा हमने एमीन बनाने के बारे में पढ़ा था। तीसरे नंबर पे जो हमारी विधि है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, तीसरी विधि हमारे पास रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पर अपचयन जो है, हम अपचयन किसका करते हैं? अपचयन करते हैं हम नाइट्राइड यानी कि साइनाइड का, कोष्टक में आप लिख सकते हैं आइसोसाइनाइड, नाइट्रा को बोलते हैं साइनाइड, और सेकंड नंबर पे आता है आइसोनाइट्राइड। आइसोनाइट्राइड का मतलब होता है आइसोसाइन। तो यहाँ पर हम अपचयन कराते हैं नाइट्राइल का आइसोनाइट्राइल का अपचयन कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती है। अब यहाँ पे नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन जब कराते हैं तो नाइट्राइल के अपचयन से हमें प्राथमिक एमीन मिलेगी और आइसोनाइट्राइल के अपचयन से हमें द्वितीयक एमीन मिलती है। ये अपचयन जो होते हैं, यहाँ पर अपचायक के रूप में हम LiAl H4 दे सकते हैं, NaC2H5OH ले सकते हैं। तो ये सभी अपचायक पदार्थ होते हैं, इनकी उपस्थिति में हम यहाँ पर नीचे ले सकते हैं PTPD ले सकते हैं। तो ये सभी हमारे पास प्रबल अपचायक होते हैं। इन सभी की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसके नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन से हमें एमीन प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमने लिया मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड का हम कराते हैं अपचयन हाइड्रोजन की उपस्थिति में। हाइड्रोजन के साथ होता है अपचयन। यहाँ पर हमारे पास अपचायक के रूप में होता है LiAl H4। तो यहाँ समान कार्बन युक्त एमीन प्राप्त होती है। साइनाइड के अपचयन से हमें एमीन प्राप्त होगी। यदि हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त करनी है तो हम आइसोनाइट्राइल का अपचयन कराएंगे। सेम रासायनिक अभिक्रिया आइसोनाइट्राइल के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन से हमें एमीन प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देखिए ये जो CN और NC दोनों एक चीज नहीं है। कुछ बच्चों को पता होगा, उसको नहीं पता है। यदि हम CN बोल रहे हैं तो इसका मतलब साइनाइड है, और यदि हम NC बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? आइसोनाइट्राइल है। जब यहाँ बंध बनाएगा तो यहाँ पर यदि एल्किल समूह से, नाइट्राइल का मतलब होता है एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड में यदि ये बंध बना रहा है तो R और C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो साइनाइड है। यहाँ पर N बंध बनाता है, R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पर यदि ये स्थिति है तो यहाँ पर हमारे पास आइसोनाइट्राइल है या आइसोसाइनाइड है।
तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यदि आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया करेंगे द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, और साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसका नाम लिख लेना, मेथिल साइनाइड, और इसका नाम लिख लेना मेथिल आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास एथेन एमीन है, ये हमारे पास एन मेथिल मेथिन एमीन है। अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि साइनाइड यानी कि नाइट्राइल तथा आइसोनाइट्राइल का अपचयन Li2AlH4 Na2H5OH तथा रेनिक निकिल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं। नाइट्राइल के अपचयन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं तथा आइसोनाइट्राइल के अपचयन से द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं। और उसके बाद ये अभिक्रिया लिखते हैं। अब आपने जो ये अपचयन लिखा है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन लिखा है, इसके नीचे नोट डाल के लिखिए यदि साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन, यदि साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में होता है, सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में होता है तो इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में होता है तो इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो एमीन बनाने की विधि है हमारे पास, वो है एमाइडोजिन। एमाइड क्या होते हैं हमारे पास, एल्किलिन एमाइड कोई है हमारे पास। यदि इसका भी अपचयन कराया जाता है तो अपचयन कराने पर एमाइड के अपचयन से हमें एमीन प्राप्त होती है। यहां पर भी उत्प्रेरक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या Na2H5OH ले सकते हैं। और यहाँ पर विशेषता ये होती है इसमें समान कार्बन वाली एमीन प्राप्त होगी और जल का अणु बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से अधिक होती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे ही जुड़ेगा यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा जो दो हाइड्रोजन के साथ योग करके जल के अणु को बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से यहाँ पर एमाइडों के अपचयन के द्वारा भी हमें एमीन प्राप्त होती है। यदि यहाँ पर एसिटिल एमाइड की जगह हमने प्रोपिल एमाइड लिया तो यहाँ पर प्रोपिल एमाइड लेने पर हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा। इसका नाम हो जाएगा एथेनेमी
ये हो जाएगा हमारे पास एन मैथिन एथिन एन। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए एमाइडो से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा NaC2H5OH की उपस्थिति में एमाइडो के अपचयन से एमीन प्राप्त होती है। एमाइडो के अपचयन से एमीन प्राप्त होती हैं। ये दोनों अभिक्रिया लिख लो। अब यहाँ पर एमाइडो से ही प्राप्त करने की इसी की दूसरी विधि है। इस विधि को बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारे पास एमाइड होते हैं इन एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं, और ब्रोमीन जो है इसको लिया जाता है KOH के आधिक्य में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में लिया जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर एक कार्बन कम वाली एमीन प्राप्त होती है। हमें एक कार्बन की क्या हो जाती है, हमें हानि हो जाती है, समान कार्बन की एमीन प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर हमें CH3 NH2 प्राप्त होता है। अब यहाँ से CH3 जो इस C डबल बॉन्ड O वाला जो समूह होता है, ये ऑक्सीजन जो है पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करता है और बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास बनता है KBr प्लस K2CO3 होता है। अभी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे तो KBr होगा यहाँ K2CO3 और साथ में दो अणु जल के। तो इस प्रकार से जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में कराते हैं तो हमें एक कम कार्बन वाली एमीन प्राप्त होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए। ये अलग अलग पदों में संपन्न होती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, सबसे पहले जो हमारे पास ब्रोमीन होता है, ये ब्रोमीन जो है ये KOH के साथ अभिक्रिया करता है, और जब ये KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ से अपने लोन पेयर इस ब्रोमीन को देता है और यहाँ पर बनते हैं KOBr। साथ में जो एक Br था वो बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर एक Br के बाहर निकलने के बाद एक जल का अणु बाहर निकलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक यहाँ पे क्या बताया हमारे पास KOBr।
ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर था उसने किसके साथ बंध बनाया, Br के साथ, और क्या बना दिया, KO Br बना दिया। अब ये जो KO Br बना है, इसके पास ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लॉन पेयर है। अब ये जाता है किसके पास, एमाइड के पास। एमाइड के पास जाता है तो एमाइड के हाइड्रोजन को ऐसे यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, और हाइड्रोजन के जो समूह है, हाइड्रोजन जो होते हैं दोनों हाइड्रोजन, वो यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाते हैं और यहाँ से जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और हमारे पास वही हमारा KBr प्लस H2 रहता है। अब ये जो हमारे पास ये समूह बचा है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, ये जो हमारे पास एथिल आइसोसाइनेट जो बचा है, सॉरी एथिल साइनेट जो बचा है, ये अणु जो होता है इसमें नाइट्रोजन के पास होते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन समूह होता है, इस समूह में पुनर्विन्यास होता है, और पुनर्विन्यास के दौरान यहाँ पर CH3 बॉन्ड N, नाइट्रोजन सीधे यहाँ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से संरचना बनती है। अब ये हमारे पास हो गया मेथिल आइसोसाइनेट, क्या बन गया ये, मेथिल आइसोसाइनेट। अब जो बनने वाला हमारे पास ये मेथिल आइसोसाइनेट होता है, इस मेथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया इस मेथिल साइनेट से पुनः KOH के अणु अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पर जो KOH के अणु अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ CH3 बॉन्ड NH2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा K2C। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कम कार्बन की एमीन प्राप्त होती है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है जो हमने ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ी है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम एमीन बनाते हैं, और एमीन जो होती है उसकी संख्या एक कम होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और उसमें लिख लीजिए लिखिए जब एथेनेमाइड की अभिक्रिया यहाँ पर हम एमाइड कोई भी ले सकते हैं, तो लिखिए जब एथेनेमाइड या एमाइड की अभिक्रिया द्रव Br2 तथा KOH के आधिक्य में कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। जिनमें कार्बन की संख्या एक कम होती है।
जिनमें कार्बन की संख्या एक कम होती है। ये अभिक्रिया लिख लेना पहले, और उसके बाद ये क्रिया विधि लिखवा देना। हो गई ना? अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों के एमिनीकरण होगा। अब हमारे पास कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब हमारे पास कार्बोनिल यौगिक होते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो यहाँ पर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अभिक्रिया की दृष्टि से हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये कार्बोनिल यौगिक है, इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ। तो इसकी अभिक्रिया लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए इस अभिक्रिया की। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो इमीन प्राप्त होती हैं। इन इमीनों का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होती है। हमने यहाँ एथेनॉल लिया, एथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई। अमोनिया से कराने पर यहाँ जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और यहाँ बनते हैं हमारे पास एसिटिलीन। इस एसिटिलीन का एनाई उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। तो एनाई की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराते हैं तो यहाँ पर समान कार्बन वाली एमीन प्राप्त होती है। यदि एल्डिहाइड के स्थान पर कीटोन लिया जाता है तो यहाँ प्रोपेनडिअमीन प्राप्त होते हैं। और इसका
एनायन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने से आइसोप्रोपिलैमिन प्राप्त होता है। तो अमोनिया के द्वारा भी हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया यदि अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ एमीन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर की जो अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सभी को पता है क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। तो यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम क्लोरएमीन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, क्लोरएमीन के साथ, तो क्लोरएमीन होता है हमारे पास NH2Cl। तो यहाँ पे Cl जो होता है वो N से जुड़ा होता है, तो इसको बोला जाता है क्लोरएमीन। जब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरएमीन से कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरएमीन से कराते हैं जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरएमीन से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है उसमें R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, R पर पॉजिटिव आता है, Mg पर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर R जो है किसके साथ जुड़ जाता है, NH2 के साथ जुड़ जाता है, और Mg जो होता है उसके साथ क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पर मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं और मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया एमीन से कराते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास मैथिल या मैथेन एमीन प्राप्त होते हैं और MgCl2 बाहर निकलता है। इनके नाम लिख लेना। ये होगा हमारे पास मैथेन एमीन, ये होगा एथेन एमीन। मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। लिखिए सभी ने।
अब ग्रेनर अभिकर्मक के बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो एक नेम रिएक्शन है, नाम की अभिक्रिया है। तो नाम की जो अभिक्रिया है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर की जो अभिक्रिया है वो क्या है, अम्ल क्लोराइड से एमीन प्राप्त करना। इस अभिक्रिया को बोलते हैं कार्टेस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, कार्टेस अभिक्रिया। तो कार्टेस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी अम्ल क्लोराइड होता है, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सोडियम एजाइड से। ये जो है इसको बोला जाता है सोडियम एजाइड। देखिए एचो शब्द जब लगता है जब नाइट्रोजन के बीच में द्विआबंध होते हैं या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध होते हैं तो एचो समूह लगता है, तो इसलिए इसका नाम है सोडियम एजाइड। तो यहाँ इसकी अभिक्रिया सोडियम एजाइड से कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो पहले। जब अम्ल क्लोराइडों की अभिक्रिया सोडियम एजाइड से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड से कराते हैं तो सोडियम एजाइड से कराने पर ये जो Na समूह होता है ये क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है एसिटिल एजाइड। क्या प्राप्त होगा? एसिटिल एजाइड। अब ये जो एसिटिल एजाइड का जो अणु बना है इसमें होता है पुनर्विन्यास। इसको गर्म करने पर यहाँ से नाइट्रोजन के दो अणु यानी कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हमें प्राप्त होता है CH3 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। अब जो हमारे पास मेथिल आइसोसाइनेट बना है इस मेथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एसिटिल एजाइड बना है, ये एसिटिल एजाइड जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन के तीन समूह यानी कि ये एजाइड समूह है। ये नाइट्रोजन जो होता है जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यहाँ पर से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, यहाँ पे बचता है
CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N। अब ये जो समूह हमारे पास यहाँ से ये बचा है, इसके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो होता है इसकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है और कार्बन से भी अधिक होती है। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचता है, ये कार्बन खींचता है मैथे समूह से। तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलता है। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है तो ऐसी स्थिति में कार्बन जो होता है उसका ये CH3 बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है, और जैसे ये बॉन्ड वीक होता है लॉन पेयर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और जब ये लॉन पेयर इसके साथ अटैच होते हैं तो हमारे पास ये समूह प्राप्त होता है हमें। इसको बोला जाता है पुनर्विन्यास। एक ही अणु के अंदर परमाणुओं में जो परिवर्तन होता है, जो बंध बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास के द्वारा ये समूह बनता है। मैथिल आइसोसाइनेट बनता है। इस मैथिल आइसोसाइनेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोला जाता है, तो ये अभिक्रिया उदाहरण है। और इससे जो आगे वाली रिएक्शन है वो भी एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पर हमने OH समूह को हटाने के बाद क्लोरीन लगाया था। ये क्या है? अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह। इसमें क्या लगा दिया हमने? CH। यदि यहाँ पे OH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम अभिक्रिया करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो इसी अभिक्रिया का जो हमने कार्टियस अभिक्रिया पढ़ी है, इस कार्टियस अभिक्रिया का ही संशोधित रूप है। और अभिक्रिया का नाम है सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया में क्या करते हैं हम? यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। HN या फिर N3H कुछ भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक। ये हमारे पास क्या है? एल्केनोइक अम्ल। अभिक्रिया कराने पर CH3 NH2 उसी अभिक्रिया का संशोधित रूप है। यहाँ पर N2 बाहर निकलता है और साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। इस अभिक्रिया को बोला जाता है सीमित अभिक्रिया। परिभाषा लिख लीजिए। सीमित अभिक्रिया, सीमित अभिक्रिया कार्टियस अभिक्रिया का संशोधित रूप है। सीमित अभिक्रिया कार्टियस अभिक्रिया का संशोधित रूप है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, हाइड्रोजोइक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया लिख लेना।